नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। राबड़ी आवास पर बड़ी बैठक हो रही है। तेजस्वी यादव अहम बैठक कर रहे हैं। संभावित मंत्रियों के साथ यह बैठक हो रही है। संभावित मंत्रियों को बुलाया जा रहा है। कुमार सर्वजीत को बुलाया गया। सुधाकर सिंह भी राबड़ी आवास पहुंचे हैं। वहीं अख्तरुल शाहीन भी पहुंचे हुए हैं राबड़ी आवास, उनको भी बुलाया गया है। सुरेंद्र यादव भी राबड़ी आवास पहुंचे हैं। इसके अलावा आलोक मेहता भी राबड़ी आवास पहुंचे हुए हैं। बारी बारी से उन लोगों को बुलाया जा रहा है जो मंत्री के रेस में शामिल हैं। तेजस्वी यादव खुद उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के बाद ही यह फैसला लिया जाएगा कि आरजेडी की तरफ से मंत्री कौन कौन नेता बनेंगे। और अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, लगातार उन लोगों को बुलाया जा रहा है जो मंत्री के रेस में है। एक तरह से यह कहा जाए कि इंटरव्यू चल रहा है, तो कौन कौन से लोग अब तक शामिल हो चुके हैं और क्या जो लोग निकल रहे हैं इंटरव्यू देने के बाद उन्होंने कुछ कहा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? अमित, अगर अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो बताएं अब तक कौन कौन से नेता पहुंच चुके हैं जिनका इंटरव्यू किया जा चुका है? देखिए, सीधे तौर पे तस्वीर दिखाते हैं। कुमार सौरभ जो है वो अभी अंदर जा रहे हैं राबड़ी देवी आवास। इन्हें भी बुलाया तेजस्वी यादव ने। इससे पहले कुमार सर्वजीत जो है वो थे, उसके अलावा कार्तिकेय सिंह थे। उसके अलावा हम बात करें तो जो जहानाबाद से विधायक हैं वो उनको भी बुलाया गया था। साथ ही साथ बताते चले तो रामानंद यादव पहुंचे थे, शशिभूषण सिंह पहुंचे हैं और उसके साथ डॉक्टर समीम अहमद पहुंचे हैं, सुधाकर सिंह, मोहम्मद शाहीन, अख्तरुल इस्लाम शाहीन, ये तमाम लोग जो हैं वो पहुंचे थे। और अभी कुमार सर्वजीत यहाँ से निकल चुके हैं, सुरेंद्र यादव यहाँ से निकल चुके हैं और कार्तिकेय सिंह, ये तीनों यहाँ से निकल चुके हैं। तो इन तीनों ने मंद मुस्कान के साथ ये कहा कि देखिए जो भी होगा जल्द हम लोग बताएंगे। मिठाई जो है उसके संदर्भ में जब हमने पूछा सुधाकर सिंह से तो उन्होंने कहा, जब हमने पूछा कि मिठाई कब बांटेंगे कार्यकर्ताओं के बीच बतौर मंत्री, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो शुगर है लेकिन हाँ, कार्यकर्ताओं को हमेशा मिठाई खिलाते रहे हैं, मिठाई आगे भी खिलाएंगे। तो समझ सकते हैं कि खुल करके भले ही अभी जो है कोई भी आरजेडी का विधायक अभी ये नहीं कर रहा है खुले जुबान से कि हाँ हमें मंत्री पद देने के लिए बुलाया गया था, हमसे बातचीत किया है नेता ने, लेकिन अंदर खाने की जो खबर है वो यही है कि जितने भी लोग हैं जिन्हें बुलाया गया है मंत्री के तौर पे वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। देखिए, आरजेडी के एक और विधायक जो है वो यहाँ पहुँचे हैं और ये क्या कह रहे हैं, इनसे जानते हैं। बातचीत में जा रहा हूँ तो हम लेकिन व्यक्तिगत बातचीत में वही लोग जा रहे हैं जिनकी नाम की चर्चा मंत्री के तौर पे, वो तो अखबारों में देख रहा हूँ, आपके न्यूज चैनल पर देख रहा हूँ, उसी से मालूमात है। तो बाकी कोई जानकारी आपके अनुभव काम आएंगे ना? नहीं, मेरी बात समझिए ना, जो सच्ची बात है, हम लोगों तक अभी मंत्री परिषद का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। ये आप लोग जो चला रहे हैं, बातचीत के लिए बुलाया गया, आप लोग जो चला रहे हैं, नहीं, मैं स्वयं आया हूँ। अच्छा, वैसे आपके नजर में कौन सा विभाग है जहां पे काम नहीं हो पाया अच्छे ढंग से, वहां होने की जरूरत है? कुल मिलाकर के जब आप देख रहे हैं ग्राफ हमारा बिहार का कई मामले में कमजोर है, तो मैं समझता हूं सारे महकमे में काम होने की बराबर से जरूरत है। आप किस में कंफर्टेबल होंगे, कौन सा विभाग में? हमको तो पार्टी जहां लगाएगी उसी विभाग को मजबूती से करेंगे। आपदा में थे तो हम उम्मीद करते हैं, हम निराश नहीं किए बिहार के मास को। जहां पार्टी लगाएगी हम उम्मीद करते हैं आपदा मिलेगा तो कंफर्टेबल होंगे आप वहाँ पे? क्यों, हम जो भी विभाग मिलेगा सब में कंफर्टेबल हूँ। चलिए, बिल्कुल। तो ये सीधे तौर पे कह रहे हैं कि वैसे तो हम मिलने आए हैं लेकिन इनके बातों से समझा जा सकता है, चूंकि कहा जाता है कि शब्द जो है वो आदमी की जज्बात को बयान करने के लिए काफी होता है। और सीधे तौर पे इन्होंने कहा कि हम आपदा में पहले रह चुके हैं, जो जाहिर सी बात है कि आपदा विभाग अगर मुझे मिलेगा। अमित, चलिए अभी कोई खुलकर नहीं बोलेगा, लेकिन एक चीज हम जानना चाहेंगे, अब तक जो लोग राबड़ी आवास में जा चुके हैं उनको देखकर आपको क्या लगता है? अगर बात हम क्षेत्रवाद की करें और क्षेत्र के हिसाब से अगर बात करें तो आरजेडी किस क्षेत्र को तरजीह दे रही है? जहां पर आरजेडी को वोट नहीं मिले वो क्षेत्र, या फिर जहां आरजेडी को बड़ी जीत मिली वो क्षेत्र?
देखिए अलीम, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है ये, और सबसे बड़ी बात है कि सभी क्षेत्र और सभी वर्ग का ध्यान इस बार रखा जा रहा है। जैसा कि लगातार तेजस्वी यादव कहते रहे हैं कि A to Z की पार्टी है, तो देखिए एक विधायक और पहुंचे हैं और सीधे तौर पे कदम-ताल बहुत ही फास्ट है, यानी कि मंत्रिपरिषद में जाना जल्दी है, पीछे न हो जाएं, इस कदम से कदम तेजी से आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में जो है वो जगह पकड़ लेनी है, सुनिश्चित कर लेनी है, इसलिए तेज रफ्तार है। और कहा भी जाता है, आरजेडी के लोग कहते हैं कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार में तो तेजस्वी आ गए हैं और मंत्री पद में वो पिछड़ न जाए, इसलिए अपनी रफ्तार ये तेज रखे हैं। हाँ, जो सवाल आप पूछ रहे थे उसके संदर्भ में बताते चले कि जिनसे अभी हमने बात चलिए तो वो अमित नजर बनाए रखिए, काफी हलचल है राबड़ी आवास पर, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार 16 अगस्त को होगा। पूर्व मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी ने इसकी पुष्टि की है। नीतीश कुमार ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और विजय चौधरी के साथ 2 घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत की। विजय चौधरी से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। मंडल विस्तार के चर्चा के बीच में एक अन्य मार्ग में जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बीच साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई घंटे तक बातचीत हुई और इस वक्त विजय चौधरी निकल रहे हैं। सर एक मिनट सर विजय इस वक्त हमारे साथ विजय चौधरी महोदय। सर काफी महत्वपूर्ण, कब तक मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है? 16 को होने की उम्मीद है। और सर कई तरह की चर्चाएं हैं मंत्रिमंडल में, आपके जो जेडीयू के पुराने सहयोगी वही रहेंगे कि कोई नए भी? अब ये तो अभी लोग बैठे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं और भी जो वरीय नेता हैं, सब बैठ के आज से कल तक विचार करेंगे। मुख्य रूप से कल विचार होगा, विमर्श होगा। और सर आपके विरोधी अब बार बार ये आरोप लगा रहे हैं जंगल राज का, फिर 10 लाख रोजगार का, कई तरह की बातें कर रहे हैं। ये तो स्वाभाविक है ना, वो परेशान हैं, सत्ता से बाहर हुए हैं, हम लोग अलग हो गए हैं, अब वो सत्ता पक्ष से विपक्ष में चले गए हैं, तो स्वाभाविक है अभी पीड़ा में हैं तो कुछ बोलते हैं, नहीं तो कहाँ जंगल राज, क्या हो गया जो जंगल राज आ गया। और जब तक नीतीश कुमार हैं जंगल राज की बात हो ही नहीं सकती। सर सुशील मोदी काफी हमलावर हो गया अचानक से। वो तो खैर पार्टी में अपनी खोई हुई जगह हासिल करने के लिए ये सब बोलते हैं, क्योंकि अभी तो पार्टी में कहीं है नहीं, वो पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया है, तो खोई हुई जगह हासिल करने के लिए वो लगातार प्रयास में लगे हुए हैं। सर सर जानकारी, सर आखिरी सवाल, एक जानकारी ये भी आ रही है सर कि धीरे धीरे नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे, तो वो आप देखते हैं कि पीएम मटेरियल है नीतीश कुमार, और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि विपक्ष के एक चेहरे के तौर पे उभर सकते हैं। अभी फिलहाल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है जो 16 तारीख को संभावित है, और पहले तो ये जो नए गठबंधन की सरकार है इसको सही ढंग से रास्ते पर डाल के ही न कोई बात होगी, इसलिए उस संबंध में कुछ भी बात करना अभी जल्दबाजी होगी। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी, और अब से कुछ देर पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, विजय चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच में एक अन्य मार्ग में कई घंटे तक बैठक हुई, और विजय चौधरी ने साफ कर दिया कि 16 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, और स्वरूप क्या होगा बहुत जल्द ये भी तस्वीर साफ हो जाएगी। और साथ ही 2024 में विपक्ष के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, फिलहाल इस बारे में यही कहा विजय चौधरी ने कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, सरकार सुचारू ढंग से चलने लगी, उसके बाद वो बात भी होगी। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और उधर बिहार में सरकार बदलते ही बीजेपी और जेडीयू में घमासान तेज हो गया है। ताजा मामला आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर है। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। यह हमला एक ताजा आदेश को लेकर है जो पुराने 6 अगस्त के आदेश से उलट है। 6 अगस्त के आदेश में अमृतोत्सव को लेकर धूमधाम से मनाने का आदेश था, जबकि नए आदेश में अमृत महोत्सव मनाने पर रोक लगा दी गई है। आदेश में कोरोना का हवाला दिया गया, जबकि 6 अगस्त के मुकाबले अभी कोरोना के मामले काफी कम हुए हैं। 2 पत्र हैं। पहला पत्र जब 6 तारीख को सरकार के द्वारा निकाला गया शिक्षा विभाग का, जिस दिन इसको कहा गया कि आप सभी जगह इस पूरे कार्यक्रम के जागरूकता की दृष्टि से अभिभावक को, बच्चों को बुलाकर इस पूरे कार्यक्रम के लिए प्रेरित कीजिए, और उसके लिए सभी जिलों में निर्देश जारी किए गए।
और 6 तारीख के करीब में जो वातावरण बन रहा था कि कहीं ना कहीं सभी जगह स्कूलों में खोलने के लिए प्रेरित किया गया, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सब लोग इसके लिए आगे बढ़ रहे थे कि हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरी ताकत से मनाएंगे। लेकिन सरकार बदलते ही 12 तारीख को एक और पत्र जारी होता है और स्पष्ट रूप से कहा जाता है उस पत्र में कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसी भी तरह के सांस्कृतिक और आयोजन को नहीं करने का निर्देश दिया जाता है। बहुत ही इससे पीड़ा हुई। आज पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने में पूरे जोश और उमंग के साथ लगा है और उस समय माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार, जो हम लोग जब थे तो इसी आज़ादी के अमृत महोत्सव को पूरे जोश और उमंग से मनाने के लिए हम लोग लगे थे। लेकिन सरकार बदलते हुए जंगल राज के सहयोगी बनते ही जंगल राज की सोच भी आ गई। 6 तारीख को जब कोविड के केसेज 225 थे पॉजिटिव केसेज, 12 तारीख को जब ये ऑर्डर आता है, 11 तारीख को 120 केसेज और 12 तारीख को 140 केसेज। यानी आप देख सकते हैं कि जो कोविड का हवाला सरकार दे रही है उसके ग्राफ में कमी ही आई है और जो ग्राफ है भी पिछले 15 दिनों का वो 130 से लेकर 120 के बीच का है। यानी कोविड में कोई ऐसी बढ़ोतरी नहीं हुई, कोई ऐसा विषय नहीं आया जिसके लिए आप इतने बड़े आयोजन को रोक दिए। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी, इससे कई सवाल खड़े होते हैं। और आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर बीजेपी के हमले पर तेज प्रताप यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यह विभाग का मामला है। गोपालगंज के डीएम ने जो आदेश दिया है, नहीं मनाने का आदेश जारी किया, क्या कहेंगे बच्चों को? अब क्या है क्या नहीं है वो तो सरकार है, महागठबंधन का अब क्या उनका है, सरकारी उनका काम। लेकिन बीजेपी विधायक सवाल उठा रहे हैं कि सरकार बदली तो अब जश्न जो है आज़ादी का उसमें भी नहीं मनाने का आदेश आ रहा है और ये उचित नहीं है। जो भाजपा वाले आरएसएस को मानते हैं, जो तिरंगा झंडा को नहीं मानते हैं और जिस तरीके से हुआ है, आप देख रहे हैं कि क्यों हुआ है। गठबंधन की सरकार क्यों आई है? गठबंधन की जो सरकार आई है, आप देख सकते हैं कि महागठबंधन काम करने के लिए जो हम लोगों ने वादा किया था, वो वादा को अब समय आया था पूर्ण करने के लिए, इसलिए हम लोगों ने महागठबंधन को ये किया है। अगली खबर का रुख करते हैं। बगहा में गंडक नदी का कटाव तेज हो गया है और लोग पलायन को मजबूर हैं। शहर के आनंद नगर और पारस नगर में गंडक नदी के दबाव बनाकर कटाव कर रही है। कटाव के बाद जल संसाधन विभाग की ओर से काम तो शुरू किया गया है, लेकिन कटाव रुका नहीं है। लोग प्रशासन से नाराज हैं। कटाव के बाद हालात का जायजा लिया सहयोगी मुन्ना राज ने। गंडक नदी के जलस्तर में कमी जरूर हुई है, लेकिन गंडक नदी की तबाही बिल्कुल कम नहीं हुई है और बगहा के कई इलाकों में लगातार कटाव चल रहा है। बगहा नदी में गंडक नदी की हम बात करें तो यहाँ पे आनंद नगर और पारस नगर तमाम इलाकों में गंडक नदी ने दबाव बना लिया है और कई इलाकों में तेजी से कटाव हो रहा है। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे लोग गंडक नदी के कहर के आगे अपना आशियाना को उजाड़ना शुरू कर दिए हैं। तमाम ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह से गंडक के चपेट में आ रहे हैं और लगातार गंडक नदी बगहा शहर के पारस नगर और आनंद नगर के इलाके में कटाव कर रही है। हालांकि सूचना के बाद देर रात जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है और फ्लड फाइटिंग का काम जल संसाधन विभाग की तरफ से शुरू जरूर हुआ है। उसके बाद भी कटाव का स्पीड यहाँ काफ़ी तेज है और धीरे धीरे देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि लोग अपने आशियाना को अब उजाड़ रहे हैं। कई ऐसा परिवार है जो अभी भूखों परेशान है और उनके बच्चे उस घर में परेशान हैं। तो कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? रजली देवी। क्या परेशानी भइल? परेशानी ये बाज कटाव कल 4 बजे से होता, कोई सुनवाई ना भइल। रात में हमार घर कट के गिर गइल। 2 ड्रम गेहूं रहल, चाउर रहल और बर्तन भड़िया रहल, सारी गिर गइल। 1 ड्रम हमार गेहूं गिर गइल, हमार घर गिर गइल, सिफ्टी गिर गइल और सब में अगर हमनी के अभी खाना नहीं खा खइल, हमनी के घर में भी खाना नहीं खा बनल। ये परेशानी बा। लोगों की पीड़ा है और लोगों की शिकायत है कि जल संसाधन विभाग ने समय रहते इस फ्लड फाइटिंग का काम नहीं किया और लगातार तेजी से कटाव
हो रहा है। तो कुछ मजदूर हमारे साथ हैं, उनसे जाने की आग लगला पर कुआं खोलला से कोनो फायदा नहीं है। हई है बोरा बोरी से कुछ होके जाए वाला नहीं है। जहिया नीतीश बाबू आई रहले शास्त्री नगर कटत रहे तो हिया खुद कोई के गइला, आँखी से देख के गइला कि बगहा कटाव में है, कटेगा। रामचंद्र सहनी नाम हम मजदूर बानी, बगहा 16 नंबर वार्ड में घर वो बा। तो देख सकते हैं किस तरह की तबाही और बगहा में तमाम जो काम तो जरूर शुरू हो गया है, लेकिन उसके बाद भी लोगों की शिकायत है कि इस काम से फिलहाल कटाव रुकने वाला नहीं है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। और अब बात हर घर तिरंगा अभियान की। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर हर घर में उत्साह देखा जा रहा है। गांव की गलियां हो या शहर की सड़कें, हर जगह अमृत महोत्सव की धूम देखी जा रही है। ऐसे में मधुबनी में मिथिला पेंटिंग की महिला आर्टिस्ट विनीता झा ने इस अवसर को कैनवास पर उतारकर मनमोहक पेंटिंग बनाई है। विनीता झा का कहना है कि वो अपनी कला के जरिए देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही इस ऐतिहासिक अवसर को हमेशा के लिए सहेज कर रखना चाहती हैं। मधुबनी से संवाददाता अमित रंजन की ये रिपोर्ट देखिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव की धूम हर जगह देखी जा रही है। अभी मैं यहाँ मधुबनी में एक जो जानी मानी मिथिला पेंटिंग की कलाकार हैं विनीता झा, उनके घर पर हूँ। और यहाँ जो ये आर्टिस्ट हैं मधुबनी पेंटिंग की, और इन्होंने इस अवसर को अपने पेंटिंग के जरिए अपने कैनवास पे उतारा है। हर जगह जो आज़ादी का अमृत महोत्सव पर जो हर घर तिरंगा, और जगह जगह चाहे गांव की गलियां हो चाहे शहर की सड़कें हों, हर जगह तिरंगा दिख रहा है। लोग काफ़ी उत्साहित हैं। और यहाँ आप ये देख सकते हैं कि ये विनीता झा जो मधुबनी पेंटिंग की मिथिला पेंटिंग की जानी मानी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने इस सुनहरे अवसर को जो अभी बाहर जहाँ दिख रहा है उसको ये अपने कैनवास पर अपनी कला के जरिए यहाँ इसको दिखा रही हैं। और ये इसमें पूरा भारत का ये जो नक्शा दिखाया गया है, और इसमें ये पूरा जहाँ हर घर में, स्कूल में, चाहे बाज़ार में, हर जगह इसमें तिरंगा लोग लगाए हुए हैं अपने घर पे, मकान पे। और सबसे ख़ास बात है कि विनीता झा खुद यहाँ जो मैथिली लोकगीत के जरिए जो देशभक्ति गीत है वो गुनगुनाते हुए ये अपनी कला के जरिए यहाँ अमृत महोत्सव मना रही हैं। विनीता जी, बहुत बहुत शुभकामना है कि जो अमृत महोत्सव पर मैं जना हर ठाम सब ठाम घर घर तिरंगा है, और अहाँ अपन कला के जरिए एकरा और बढ़िया मौका बना दिलिए। एहि पर की अहाँ एहिमे देखा रहल छियै, अहाँ संग संग गीतो गुनगुना रहल छियै। हम ई दिखा रहल छियै जे हमर देश में, पूरे देश में जे छै से झंडा हर घर में छै। एहि बेर झंडा लहराबै के, झंडा फहराबै के, सब जहाँ तक कि पहिले छल झंडा के जे विद्यालय में, सरकारी भवन में या सरकारी कार्यालय में ओतै ओतै झंडा होइ छलै, लेकिन एहि बेर जे अछि से हर घर में झंडा फहराबै के अछि। जेना सरकार के द्वारा जहाँ प्रधानमंत्री कहलखिन जे हर घर तिरंगा, तो हर घर तिरंगा, तो हम हर त्यौहार में, हर फेस्टिवल में सोचे छियै जे हम ई चीज करी और करे छियै। आजू सुदिन नभ निर्मल बनल आई, झंडा त लहरे आसमान, हम सब मिली झंडा के करू अभियान। ये वाकई विनीता जी का ये प्रयास काफ़ी अनोखा है। और ये इसमें ये दिखा रही हैं कि जैसे पुलिस स्टेशन या सरकारी स्कूल या कोई भी जो संस्थान है वहाँ तो पहले से हर साल तिरंगा फहराया जाता था, लेकिन इस बार जो पीएम की जो अपील थी कि घर घर तिरंगा हो, और वो यहाँ वो बाहर जो नज़ारा जो सड़कों पर या गांव की गलियों में या जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं वो अपने कैनवास पर ही उतारी हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें, जोहार झारखंड में।